हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेखपाल के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि 21 मई को पेपर होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी इन चारों संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। फर्स्ट है वित्त आयोग, सेकेंड है नीति आयोग, थर्ड है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और फोर्थ है निर्वाचन आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और निर्वाचन आयोग ये सभी हमारी एक तरह के संवैधानिक संस्था हैं। ठीक है, जबकि नीति आयोग था, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, योजना आयोग की जगह पे आया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, वहीं इसके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से प्राप्त होती है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन बी है वापस होते हुए मानसून, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा है, ये मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे तूतिया हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है, यानी कि वो इसमें से कौन सा जिसे तूतिया हिंद यानी कि भारत का तोता कहते थे। ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, थर्ड है इब्न बतूता, फोर्थ है जियाउद्दीन वर्नी। तो इसमें से अगर हम बात करें तूतिया हिंद की यानी कि भारत के तोते की, तो वे अमीर खुसरो को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तूतिया हिंद यानी भारत का तोता कौन है? अमीर खुसरो है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए है कोचीन, ऑप्शन बी है चेन्नई, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है एन्नोर। तो बताइए भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता जो है ये भारत का एक प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल भी है। नेक्स्ट हमारा है कि किस बौद्ध संगति यानी कि कौन सी वो बौद्ध काउंसिल थी जिसके दौरान जो बौद्ध धर्म था ये हीनयान और महायान इनमें विभाजित हो गया था, यानी कि हीनयान और महायान में कौन सी बौद्ध संगति में जो था वो विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। फर्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति, सेकेंड है कि द्वितीय बौद्ध संगति, थर्ड है कि तृतीय बौद्ध संगति और फोर्थ हमारा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी और चौथे नंबर की बौद्ध संगति थी, उसमें ही हीनयान और महायान में जो धर्म था ये बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। किसमें? हीनयान में और महायान में। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि रेगुर मिट्टी को और हम किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट है लाल मिट्टी, सेकंड है काली मिट्टी, थर्ड है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वे होती है जो जल द्वारा उड़ाई जाती है। फोर्थ है लेटेराइट मिट्टी। तो इसमें से अगर हम बात करें रेगुर मिट्टी की तो उसका दूसरा नाम काली मिट्टी भी है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया। इन 1983 में वो कौन सा आयोग था जिसका गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। फर्स्ट है पुंछी आयोग, सेकेंड है सरकारी आयोग, थर्ड है राजमन्नार आयोग समिति, फोर्थ है बलवंत राय मेहता समिति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंध थे, इनकी जांच करने के लिए 1983 यानी 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है तेलंगाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। भारत की मानक समय रेखा तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की जो मानक समय रेखा
रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे भारत की प्रथम क्रांति भी कहा गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? यानी इनमें से वो कौन थे जो स्वतंत्र भारत के पहले यानी फर्स्ट नंबर के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो नहीं थे क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। सेकेंड है आर के षणमुखम शेट्टी, थर्ड है अबुल कलाम आजाद, फोर्थ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा है कि किस आंदोलन को हमने अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? यानी कि वो कौन सा आंदोलन था जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने किया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और डू और डाई का नारा यानी करो और मरो का नारा भी दिया गया था। जबकि असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से कि संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? यानी कि भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? फर्स्ट है रूसी, सेकेंड है ब्रिटेन, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है कैनेडियन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ठीक है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन संसदीय सरकार के पैटर्न पर है आधारित। कौन से? ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? यानी कि इन चारों राज्यों में से वो कौन सा था जिसमें 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है केरल, फोर्थ है हमारा तमिलनाडु। तो हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। किसका? केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और जो केरल है वो ऐसा राज्य है जहाँ की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। वही महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला धर्मशाला, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? इन चारों बैंकों में से भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? फर्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, सेकेंड है भारतीय स्टेट बैंक, थर्ड है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था तो इंडिया में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया था। ठीक है। वहीं आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं। आरबीआई का लोगो है टाइगर विथ पॉम ट्री। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, सब भी याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? यानी कि हमें वे कारक बताना है जो भुगतान का उदाहरण जो है वो नहीं है। फर्स्ट है ब्याज, सेकेंड है वेतन, थर्ड है किराया, फोर्थ है पेंशन। तो जो ये पेंशन होती है ये पेंशन ही भुगतान का उदाहरण नहीं होती है, जबकि ब्याज, किराया, वेतन, ठीक है, ये सभी जो है उदाहरण है किसके? भुगतान के, पर पेंशन नहीं है, नहीं पूछा था, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताना है। फर्स्ट है धौलागिरी, सेकेंड है एवरेस्ट,
थर्ड है गुरु शिखर, फोर्थ है नंदा देवी। तो बताइए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और नंबर 2 पे है शेर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी। यानी कि जो भारतीय संविधान सभा है उनके सदस्यों ने वो कौन सा वर्ष था जब देश का संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बैठक की थी पहली बार। फर्स्ट है 1949, सेकेंड है 1947, थर्ड है 1946, फोर्थ है 1948। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 यानी सी 1946। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने 1946 में देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी। कब की थी पहली बार बैठक? 1946 में। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है। तो बताइए जो आर्थिक नियोजन है वो किस प्रकार की है एक अनिवार्य विशेषता। फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकेंड है दोहरी अर्थव्यवस्था, थर्ड है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फोर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक अनिवार्य विशेषता आर्थिक नियोजन किस प्रकार की है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। किसकी? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट है उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी कि एक योजना आई थी, ये भी लेखपाल में पूछ लिया जाता है कौन सी योजना कब आई थी। तो उजाला योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? फर्स्ट है 2017 में, सेकेंड है 2015 में, थर्ड है 2016 में, फोर्थ है 2014 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। उजाला योजना कब शुरू की गई थी? तो उजाला 2015 में यानी 2015 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा का परिणाम तब दिखाई देता है जब वातावरण में डैश उत्सर्जित होता है। तो बताइए जो अम्ल वर्षा होती है उसका परिणाम हमें तब दिखाई देता है जब हमारे वातावरण में कौन सी डैश उत्सर्जित होती है। फर्स्ट है लेड ऑक्साइड, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। अम्ल वर्षा का परिणाम हमें तब दिखाई देता है जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो होती है वो क्या होती है? उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है। फर्स्ट है संस्कृत शिक्षा, सेकेंड है कंप्यूटर और IIT शिक्षा, थर्ड है खेल शिक्षा, फोर्थ है संगीत शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कंप्यूटर और IT शिक्षा। विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध कंप्यूटर और IT शिक्षा से है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को डैश भी कहा जाता है। जो हमारे मानव के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है मेलेनोसाइट, सेकेंड है ल्यूकोसाइट, थर्ड है इरिथ्रोसाइट, फोर्थ है ग्रेनुलोसाइट। तो क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट। मानव रक्त में पाई जाने वाली जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है। जो पीने का पानी नहीं होता है इसकी अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। फर्स्ट है कि पीलिया, सेकेंड है ब्लू बेबी सिंड्रोम, थर्ड है फ्लोरोसिस, फोर्थ है मीनामाता। तो बताइए पीना का जो पानी होता है पीने वाला उसमें नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट आ जाएगा ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। फर्स्ट है लखनऊ, सेकेंड है शिमला, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है देहरादून। तो बहुत ही फेमस और इजी क्वेश्चन है। आलू के साथ किसके साथ बनता है? आलू शिमला बहुत ही फेमस है। आलू शिमला के साथ बनता है। तो केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। इनमें से जो वो कौन सा रोग हो जिसके प्रोटोजोआ के कारण जो होता है। फर्स्ट है मलेरिया, सेकेंड है चिकन पॉक्स, थर्ड है टाइफाइड, फोर्थ है पोलियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलेरिया।
प्रोटोजोआ के कारण जो होता है, प्रोटोजोआ के कारण ये मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? यानी कि वो कौन सा मध्यकालीन शासक था जिसने चांदी का रुपया सबसे पहले स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए है अकबर, सेकंड है शेरशाह सूरी, थर्ड है जहांगीर, फोर्थ है हुमायूं। तो अगर 26 की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था वो मध्यकालीन शासक था और इसने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले स्टार्ट किया। साथ ही शेरशाह सूरी ने जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो जीटी रोड कहते हैं, इसका निर्माण भी कराया था। कि मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान जिसे हम आराम बाग कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है स्थित? सेकेंड है आगरा, थर्ड है जौनपुर, फोर्थ है बहराइच। तो अगर हम बात करें कि जो मुगल सम्राट थे बाबर, इन्होंने के द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान था जिसे हम आराम बाग कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। कहाँ है स्थित? आगरा में। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा में ताजमहल स्थित है जिसका निर्माण जो था वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, आगरा का पेठा काफ़ी फेमस है। और वहीं बाबर की बात करें तो बाबर जो था वो 1526 में भारत आया था। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था और उसके द्वारा ही इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना भी की थी। उसके बाद इन्होंने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, ये सभी पूछे जाते हैं। वहीं लखनऊ को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? फर्स्ट है कि दालें, सेकेंड है जौ, थर्ड है गेहूँ, फोर्थ है मक्का। तो बताइए हमारा जो इंडिया है, भारत है, ये विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर हो जाएगा दालें। किसका है? दालों का है। वहीं दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होती है। गेहूं की बात करें तो ये हमारी रबी की फसल है। वहीं भारत की बात करें, इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, और गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के रूप में भी जानते हैं, यानी इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? इजी क्वेश्चन है पर पूछ लेता है। फर्स्ट है कपास, सेकंड है रेशम, थर्ड है जूट, फोर्थ है ऊन। तो अगर हम बात करें सुनहरा रेशा के बारे में तो ये कहा जाता है जूट को। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है वसा, फोर्थ है विटामिन। तो इसमें से बताइए किसे हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में भी वर्गीकृत किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। अगर हम बात करें विटामिन की तो विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। विटामिन कई प्रकार की होती है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से हमें एस्टोमलेशिया रिकेटस ये रोग हो जाते हैं, विटामिन ई की कमी से बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, फोर्थ है, थर्ड है 4 और फोर्थ है 5। तो बताइए हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो सही आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है कि जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बताइए जनजातीय जो गौरव दिवस है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सिद्धू कान्हू, सेकंड है टट्या भील, थर्ड है भगवान बिरसा मुंडा, फोर्थ है बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अगर बात करें जनजातीय गौरव दिवस की तो ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमाहीन राशि है? तो बीमाहीन राशि कौन सी है? फर्स्ट है वेग, सेकंड है त्वरण, थर्ड है अपवर्तक सूचकांक और फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल।
तो बताइए बीमाहीन राशि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अपवर्तक सूचकांक। अपवर्तक सूचकांक कैसी है? एक बीमाहीन राशि है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? यानी कि इन चारों शहरों में से बताओ वो कौन सा शहर है जो कि मिलियन शहर नहीं है। फर्स्ट है आगरा, सेकंड हमारा है प्रयागराज, थर्ड हमारा है मेरठ और फोर्थ हमारा है मुरादाबाद। तो बताइए मिलियन शहर कौन सा नहीं है? तो जो ये मुरादाबाद है ये मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, जबकि प्रयागराज है, आगरा है, मेरठ है, ये कैसा है? मिलियन शहर है। प्रयागराज जहाँ कुंभ का मेला लगता है, आगरा जहाँ पेठा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ ताजमहल स्थित 1504 में जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, मेरठ जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि जायद के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यानी ये पूछ रहा है कि जायद की फसलें इसमें से कौन सी हैं। फर्स्ट है गेहूं और सरसों, सेकंड है धान और मक्का, थर्ड है तरबूजा, खरबूजा, खीरा, फोर्थ है चना और मटर। फसलें तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है रबी की फसल जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, सेकंड होती है खरीफ की फसल जैसे धान वगैरह हो गया, थर्ड होती है जायद की फसल जैसे कि तरबूजा, खरबूजा और खीरा हो गया। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद होती है, उसमें जायद की फसलें हैं तरबूज, खरबूज और खीरा होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तरबूजा, खरबूजा, खीरा किसकी है? जायद की फसल हैं, जबकि गेहूं वगैरह रबी की और धान वगैरह हमारी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 36 कि किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मतलब कोई भी नवरत्न कंपनी है उसको हमें महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे पिछले 3 वर्षों में कितना औसत वार्षिक शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट होना चाहिए। फर्स्ट है कि 1000 करोड़ से अधिक, सेकंड है 2500 करोड़ से अधिक, थर्ड है 5000 करोड़ से अधिक, फोर्थ है 10,000 करोड़ से अधिक। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5000 करोड़ से अधिक। कितना होना चाहिए? 5000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है? तो बताया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया कोरिन्यू मचाडो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? फर्स्ट है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, सेकंड है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, थर्ड है औद्योगिक नीति 1977, फोर्थ है नई औद्योगिक नीति 1991। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, भारत की जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 थी उसको भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कि कोशिका यानी कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन, फोर्थ है स्लाइडन एंड सॉन। तो बताइए किसने की थी? तो ये बहुत फेमस है, बहुत ईजी है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका जिसे हम सेल कहते हैं, तो कोशिका यानी कि सेल की खोज जो थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? फर्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेकेंड है रक्षा मंत्री, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है गृह मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, जो कि भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं
नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फर्स्ट है मुरादाबाद, सेकंड है गाजियाबाद, थर्ड है आजमगढ़, फोर्थ है प्रयागराज। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज, जहां कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, मुरादाबाद ये पीतल नगरी है और उत्तर प्रदेश में टोटल वर्तमान में 75 जिले हैं। ठीक है, और 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली यानी स्टेट फिश किसे घोषित किया गया? तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली यानी स्टेट फिश क्या है। फर्स्ट है डॉल्फिन, सेकंड है रोहू, थर्ड है चीतल, फोर्थ है हिल्सा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीतल। इसे राजकीय मछली यानी स्टेट फिश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा है। फर्स्ट है पेरिस यानी कि फ्रांस, सेकेंड है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, थर्ड है गुरुग्राम यानी कि भारत, फोर्थ है नैरोबी यानी कि केन्या में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। भारत के गुरुग्राम में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और भारत की करेंसी है रुपया। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? फर्स्ट है 1980, सेकेंड है 1986, थर्ड है 1992, फोर्थ है 2002। तो बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कौन से वर्ष पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 यानी कि 1986। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो भारत में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक होता है जिसे हम कहते हैं नौचंदी मेला। बहुत बार पूछा जा सकता है नौचंदी मेला कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में है। कैसा मेला है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में? फर्स्ट हमारा है मेरठ, सेकेंड है आगरा, थर्ड है बाराबंकी, फोर्थ हमारा है वह राइच। तो सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन है मेरठ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगता है। मेरठ में ही 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा है जो ODOP के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है कि ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक शहर का एक उत्पाद। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, सेकेंड में है कन्नौज इत्र परफ्यूम, थर्ड है भदोई कालीन कारपेट, फोर्थ है मुरादाबाद लकड़ी के खिलौने। तो इसमें हमारा 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद लकड़ी के खिलौने। ये गलत है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने सुना भी होगा कि कांच की चूड़ियाँ कहाँ फेमस है? फिरोजाबाद में। ठीक है, कन्नौज काहे के लिए फेमस है? इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए फेमस है कन्नौज। वहीं भदोई में क्या होती है? कालीन यानी कि कारपेट होती हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक शहर का एक उत्पाद में कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में है, कन्नौज में इत्र परफ्यूम, भदोई कालीन कारपेट के लिए, मुराद पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। फर्स्ट है मत्स्य पालन, सेकेंड है खनन,
थर्ड है कृषि, फोर्थ है खाद्य प्रसंस्करण। तो अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण। ये हमारी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा नहीं है, जबकि मत्स्य पालन, कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनन, ये सभी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण ये नहीं है। नेक्स्ट है कि रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है बेतवा, सेकेंड है रिहंद, थर्ड है केन, फोर्थ है चंबल। तो बताइए, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पर है। कौन सी नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? हरिवंश राय बच्चन थे, उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? सरस्वती सम्मान। हमसे ये पूछा है कि कौन से काव्य संग्रह के लिए मिला है। फर्स्ट है मधुशाला, सेकेंड है आत्मकथा, 10 द्वार से सोपान तक 4 खंड, थर्ड है निशा निमंत्रण और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक -4 खंड। ठीक है, इसके लिए सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? फर्स्ट है 57.2%, सेकेंड है 67.7%, थर्ड है 69.7%, फोर्थ है 73.0%। तो जनगणना 2011 की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है वो कितना है? वो है 67.7%। कितना है? 67.7% है साक्षरता दर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी कैसी है? फर्स्ट है जलोढ़, सेकेंड है काली मिट्टी, थर्ड है लाल मिट्टी, फोर्थ है दोमट मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार पूछा है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी प्रकार है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? फर्स्ट है लखनऊ, सेकेंड है मेरठ, थर्ड है प्रयागराज, फोर्थ है गोरखपुर। तो बताइए, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला मेरठ में रखी गई। ये वही मेरठ है जहां 1857 की क्रांति हुई थी। लखनऊ इसे नवाबों का शहर कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, वहीं प्रयागराज है जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे, यहाँ कुंभ मेला लगता है और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। नेक्स्ट है कि पीटीएस का पूर्ण रूप क्या है जहां सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है? हमें बताना है कि पीटीएस जो होता है जहां पर सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, इसका पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म। ऑप्शन ए है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सेकेंड है पुलिस टेक्निकल स्कूल, थर्ड है प्राइमरी ट्रेनिंग स्टेशन, फोर्थ है पब्लिक ट्रेनिंग सर्विस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, पीटीएस का पूर्ण रूप होता है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और यहाँ क्या होती है? सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है कि राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? तो राजस्व विभाग में एक आता है सजरा। तो सजरा कहते किसे हैं? फर्स्ट है कि खतौनी की नकल को, सेकेंड है कि गाँव के नक्शे यानी ब्लेस मैप को, थर्ड है वार्षिक रजिस्टर को, फोर्थ है कि किसान बही को। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव के नक्शे यानी ब्लेस मैप को राजस्व विभाग में जो सजरा है वो कहते हैं। गांव के नक्शे यानी कि ब्लेस मैप को कहते हैं। किसे? गांव के नक्शे यानी ब्लेस मैप को कहते हैं। नेक्स्ट है कि पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है? यानी पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस घटना की सूचना जो मानवाधिकार आयोग हैं उन्हें कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है? फर्स्ट है 12 घंटे, सेकेंड है 24 घंटे, थर्ड है 48 घंटे, फोर्थ है 7 दिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे। ठीक है, पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना देना 24 घंटे के अंदर अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है कि
आबादी भूमि का तात्पर्य राजस्व संहिता में क्या है? आबादी भूमि का मतलब पूछा है राजस्व संहिता में। फर्स्ट है कि गांव के जो निवासी हैं उनके आवास या फिर उससे जुड़े कारणों के लिए जो भूमि होती है वह। थर्ड है कि जो जंगल की भूमि होती है। थर्ड है सेकेंड है कि जो जंगल की भूमि होती है वह। थर्ड है कि जो बंजर भूमि होती है वह। फोर्थ है जो कृषि योग्य भूमि होती है वह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए। गांव के जो निवासी हैं उनके आवास और उससे जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त जो भूमि होती है वही आबादी भूमि होती है। ठीक है, राजस्व संहिता में आबादी भूमि वे होती है जो कि हमारे गांव के जो निवासी है जो वहाँ निवास करते हैं उनके आवास यानी घर के लिए और उनसे जुड़े कार्य होते हैं उनके लिए प्रयुक्त की गई जो भूमि है वही। नेक्स्ट है कि भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? फर्स्ट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी। सेकेंड है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। थर्ड है यूएपीए 1967। फोर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए। तो बताइए भारत में साइबर आतंकवाद को हमने किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा हमने क्या किया? परिभाषित किया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब घोषित की जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? फर्स्ट है दिसंबर 1998। सेकेंड है जनवरी 2000। थर्ड है मार्च 2005। फोर्थ है जून 2017। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दिसंबर 1998। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति फर्स्ट मिनरल पॉलिसी दिसंबर 1998 में घोषित की और इसके तहत क्या होता है कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसको? खनिज विकास को किसका? उद्योग का दर्जा। नेक्स्ट है कि लोन वुल्फ अटैक शब्द का मतलब क्या होता है? जो लोन वुल्फ अटैक है इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट है कि भेड़ियों द्वारा किया गया हमला। सेकेंड है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन की प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है। थर्ड है कि सेना की एक विशेष टुकड़ी द्वारा किया गया हमला। फोर्थ हमारा है साइबर हमला। तो अगर बात करें लोन वुल्फ अटैक की तो ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन के प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है। मतलब बिना किसी संगठन की प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है, लोन वुल्फ अटैक कहलाता है। क्या कहलाता है? लोन वुल्फ अटैक। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के विधिवत गठन किस तारीख को अधिसूचना जारी करके किया गया था? जो उत्तर प्रदेश राज्य है मानवाधिकार आयोग का जो विधिवत गठन है वो कौन सी तारीख को अधिसूचना जारी करके किया गया? फर्स्ट है 10 दिसंबर 1998। सेकेंड है 7 अक्टूबर 2002। थर्ड है 26 जनवरी 2000। फोर्थ है 1 अप्रैल 2005। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के विधिवत गठन की तो ये किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 अक्टूबर 2002 को। कब किया गया था अधिसूचना जारी करके? 7 अक्टूबर 2002 को। नेक्स्ट है कि राज्य मानव अधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में कौन सा कथन सत्य है यानी हमें सत्य कथन बताना है? फर्स्ट है कि एक संवैधानिक निकाय होता है और इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं। सेकेंड है कि एक सलाहकारी निकाय होता है, उसकी सिफारिश जो होती हैं सिफारिशों की बात करें कि बाध्यकारी नहीं होती हैं। थर्ड है ये दोषियों को सीधे सजा दे सकता है। और फोर्थ है कि एक तरह का सरकारी विभाग होता है जो स्वायत्त नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रकृति के बारे में बिल्कुल सही है कि एक तरह का कैसा होता है सलाहकारी निकाय और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। इसकी सिफारिशें कैसी होती हैं? बाध्यकारी नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी उत्तर प्रदेश जो उर्दू अकादमी इसकी स्थापना कब गई? फर्स्ट है 1950 में। सेकेंड है 1962 में। थर्ड है 1972 में। फोर्थ है 1989 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972
1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 1972 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि खदानों में उपयोग किए जाने वाले सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? यानी कि जो खदानों में हम सेफ्टी लैंप यूज करते हैं तो इसका आविष्कार किसने किया था? इन्वेंशन किसने किया था? फर्स्ट है हम्फ्री डेवी, सेकेंड है थॉमस एडिसन, थर्ड है माइकल फेराडे, फोर्थ है मार्कोनी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हम्फ्री डेवी। तो खदानों में हम सेफ्टी लैंप यूज करते हैं, इसका जो आविष्कार है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। वही बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ये भी पूछ लेता है तो याद रखना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के ध्वज यानी कि यूएन फ्लैग में बनी दो जैतून की शाखाएं ओलिव ब्रांचेस किसका प्रतीक है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज होता है, यूएन फ्लैग है, दो उसमें जैतून की शाखाएं बनी है ओलिवर ब्रांचेस की, वो किसका है प्रतीक? फर्स्ट है कि पर्यावरण की सुरक्षा का, सेकेंड है शांति का, थर्ड है हमारा युद्ध विराम का और फोर्थ हमारा है न्याय का। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांति का। किसका प्रतीक है? शांति का। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशनल 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है। और दो जैतून की शाखाएं हैं, ये शांति का प्रतीक है। किसका है? शांति का प्रतीक। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस संगठन को अब तक कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? फर्स्ट है 1 बार, सेकेंड है 2 बार, थर्ड है 3 बार, फोर्थ है कभी नहीं। तो अगर हम बात करें रेड क्रॉस संगठन को, तो रेड क्रॉस संगठन तो अब तक 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? यानी कि वो कौन सा दिन है जब हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट है 24 दिसंबर को, सेकेंड है 15 मार्च को, थर्ड है 25 जनवरी को, फोर्थ है 30 जनवरी को। तो बताइए वो कौन सा दिन होता है जब हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 67 का बी 15 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। कब? 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? अब ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वारा लाइट आती है, सबने गांव वालों ने सुन रखा होगा, शहर वाले भी जानते होंगे। तो इस ट्रांसफार्मर का यूज़ किसने किया था? मतलब आविष्कार किसने, इन्वेंशन किसने किया था? फर्स्ट है माइकल फेराडे, सेकेंड है अल्बर्ट आइंस्टीन, थर्ड है सीवी रमन, फोर्थ है न्यूटन। तो सारे नाम सुने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल फेराडे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का किसने आविष्कार किया था? माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हमारा पुलित्जर पुरस्कार विजेता है झुम्पा लाहिड़ी। इनकी कौन सी पुस्तक है प्रसिद्ध? फर्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सेकेंड है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, थर्ड है मिडनाइट चिल्ड्रन, फोर्थ है आ सुटेबल बॉय। तो हमने जारी सुन रखी हैं और झुम्पा लाहिड़ी की हमें पता भी है कौन सी है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जिसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? अब वर्तमान में इन्फ्लुएंसर शब्द सभी को पता होगा, पर आप ये बताइए कि इन्फ्लुएंसर कहते किसे हैं? फर्स्ट है जो कंप्यूटर हैक करता है, नहीं ऐसा कोई व्यक्ति भी इन्फ्लुएंसर नहीं कहा जा सकता जो कंप्यूटर को हैक करता हो। सेकेंड है जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हों। थर्ड है जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता, जो सोशल मीडिया का उपयोग ही नहीं करता उसे इन्फ्लुएंसर क्या कहेंगे। फोर्थ है एक सरकारी अधिकारी, तो सरकारी अधिकारी को हमने आज तक नहीं सुना। अब नया वर्ड इन्फ्लुएंसर बहुत तेजी से प्रचलित है। वह व्यक्ति जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में होते हैं फॉलोवर्स, तो वो होता है इन्फ्लुएंसर। उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जिसके सोशल मीडिया पर क्या होते हैं? बड़ी संख्या में फॉलोवर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? इन्फ्लुएंसर कहलाता है। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? हमसे राइटर पूछे द वेल्थ ऑफ नेशंस के। फर्स्ट है कार्ल मार्क्स, सेकेंड है एडम स्मिथ, थर्ड है अमर्त्य सेन, फोर्थ है किन्स। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। कौन है? एडम स्मिथ जो हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस के हैं लेखक।
नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। हमसे पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था। थोड़ा प्रीवियस ईयर का है, थोड़ा बहुत पीछे का पूछ लिया है, पर अच्छा है, पूछ लेता है। तो वो तो हमें पता ही है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं? फर्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, सेकेंड है स्टीफन हॉकिंग, थर्ड है आइजैक न्यूटन, फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। तो बताइए आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्टीफन हॉकिंग। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट है कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? फायरवॉल क्या करता है? तो फर्स्ट है कि कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बढ़ाता है, सेकेंड है कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फायरवॉल की बात करें तो इंटरनेट से आने वाला जो डेटा होता है उसको फिल्टर करता है फायरवॉल। ठीक है। नेक्स्ट है कि कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? फर्स्ट है कि 15 मई 2014, सेकेंड है 15 मई 2015, सेकेंड है 15 मई 2016, फोर्थ है 15 मई 2017। तो कायाकल्प की बात करें तो कायाकल्प पहल की शुरुआत जो है ये 15 मई 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मई 2015 को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? फर्स्ट है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, सेकेंड है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है अयान मंडल आइनोस्फियर, थर्ड है अयान मंडल आइनोस्फियर, फोर्थ है मध्य मंडल मेसोस्फियर। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है तो ये अयान मंडल यानी आइनोस्फीयर होती है। ये रेडियो संचार को बनाती है संभव। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। नंबर 1 होती है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जहाँ वहाँ पे क्या होता है कि सारी वायुमंडल संबंधी घटनाएं होती हैं। सेकेंड होता है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। थर्ड मध्य मंडल होता है मेसोस्फीयर, यहाँ उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। फोर्थ अयान मंडल होता है आइनोस्फीयर, यहाँ रेडियो संचार को संभव बनाती है। और फिफ्थ होता है एक्सोस्फीयर यानी कि बाहरी मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की रेडियो बात करें तो ये अयान मंडल आइनोस्फीयर होगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? हमसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी। फर्स्ट है स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने, सेकेंड है बिल गेट्स और पॉल एलन ने, थर्ड है लेरी पेज और सेंगाई ब्रिन ने, फोर्थ है मार्क जुकरबर्ग ने। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। किसने? बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। नेक्स्ट है कि सेना को पुल पार करते समय कदम ताल न करने की सलाह दी जाती है और एक किस भौतिक घटना से बचने के लिए किया जाता है? जो सेना होती है वो पुल पार करती है तो उस समय कदम ताल न करने की दी जाती है सलाह। तो कौन सी भौतिक घटना से बचने के लिए? फर्स्ट है प्रतिध्वनि, सेकेंड है डॉपलर प्रभाव, थर्ड है अनुनाद, फोर्थ है शॉक डेप्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी, अनुनाद। क्या होगा? अनुनाद। नेक्स्ट है कि किस महिला संदिग्ध की तलाशी लेने का कानूनी अधिकार किसी के पास है? कोई भी महिला ऐसी है जो संदिग्ध है, मतलब उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जरूर इसने कुछ किया है, उस पर डाउट है, तो उसकी तलाशी लेने का कानूनी अधिकार किसके पास होता है? फर्स्ट है जांच अधिकारी आयोग के पास, जहाँ भी पुरुष हो या फिर कोई महिला। सेकेंड है किसी भी कांस्टेबल के पास, थर्ड है केवल महिला पुलिसकर्मी के पास, और फोर्थ है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, किसी भी पुरुष पुलिसकर्मी के पास। कॉमन सा सवाल है, किसी की महिला की तलाशी लेनी है तो हम किसी महिला पुलिसकर्मी के पास ही होती है। कोई भी पुरुष जो है वो महिला की तलाशी नहीं ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे महिला अधिकारी के पास होती है। नेक्स्ट है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ से स्थानांतरित कर दिए गए हैं? पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, यानी कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल पहले कहाँ होने वाले थे? विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन अब कहाँ होंगे ये पूछ रहा है कि वर्तमान में। फर्स्ट है कि भारत, सेकेंड है ग्लासगो स्कॉटलैंड, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है मलेशिया।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल पहले विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे और अब ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में कर दिए गए हैं स्थानांतरित। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, भारत की न्यू दिल्ली, कर्नाटक की ओटावा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, यानी कि 2028 के जो ओलंपिक हैं इनका कहाँ आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट है पेरिस के फ्रांस में, सेकेंड है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड है लॉस एंजल्स अमेरिका में, फोर्थ है टोक्यो जापान में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉस एंजल्स अमेरिका में। 2028 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, वही फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, अमेरिका की हमारी वाशिंगटन डीसी और जापान की टोक्यो। ये सारी कैपिटल्स भी याद रखना पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि पुलिस विभाग में जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो हैं इनका प्राथमिक कार्य क्या होता है। फर्स्ट है आधार कार्ड बनाना, सेकेंड है केवल जाली नोटों की पहचान करना, थर्ड है कि अपराधियों की जो उंगलियां होती हैं उनके निशान का रिकॉर्ड रखना और मिलान करना, फोर्थ है पुलिसकर्मियों की उपस्थिति को दर्ज करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होते हैं इनका प्राथमिक कार्य फर्स्ट कार्य यही होता है, जो अपराधी की उंगलियां होती हैं उनके निशान का रिकॉर्ड रखना और उनका क्या करना, मिलान करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार वो किन्हें मिलता है। तो ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी को, सेकेंड है सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को, थर्ड है महिला खिलाड़ी को, फोर्थ है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। जैसे हम जानते हैं द्रोणाचार्य गुरु थे तो गुरु को ही प्रदान किया जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक यानी जो सबसे अच्छा गुरु होता है, जो सबसे अच्छा खेल का प्रशिक्षक होता है उसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ताजमहल का रंग पीला पड़ने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि ताजमहल का रंग जो था वो बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या घटना जिम्मेदार है। फर्स्ट है ओजोन परत का क्षरण, सेकेंड है अम्ल वर्षा, थर्ड है प्रकाश रासायनिक धुंध, फोर्थ है जल प्रदूषण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा। ठीक है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो अम्ल वर्षा जिम्मेदार है। कौन सी वर्षा, अम्ल वर्षा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा की स्थापना किसने की थी, 1504 में सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है कि अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 25 जून 2015 को। योजनाएं पूछ लेता है तो अमृत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को कौन सा दस्तावेज दिया जा रहा है। फर्स्ट है घरौनी, सेकेंड है पट्टा, थर्ड है जोत वही, फोर्थ है आवास प्रमाण पत्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है स्वामित्व योजना। कौन सी, स्वामित्व योजना। उसके तहत जो ग्रामीण होते हैं उनको घरौनी दस्तावेज दिया जा रहा है। कौन सा, घरौनी दस्तावेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक कांस्टेबल की वर्दी पर कंधे पर यूपीपी के अलावा और क्या होता है। नहीं, आपने कांस्टेबल देखा होगा, उसकी जो वर्दी होती है उसके कंधे पर यूपीपी के अलावा होता है और क्या है। फर्स्ट है कि एक फीती होती है, सेकेंड है कोई फीती या बेच नहीं, सादा वर्दी, थर्ड है लाल दीवन, फोर्थ है एक सितारा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कि एक कांस्टेबल की वर्दी पर यूपी के अलावा ये कोई फीती या बेज नहीं होती, सादा वर्दी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ये राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजन बनाने की शक्ति देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, सेकेंड है अनुच्छेद 15 का 3, थर्ड है अनुच्छेद 16, फोर्थ है अनुच्छेद 21। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 का 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का 3 है, ये हमारे राज्य की जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजन बनाने की क्या देता है, शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा यानी कि सेक्शन में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 23, ऑप्शन बी है धारा 44, ऑप्शन सी है धारा 10, ऑप्शन डी है धारा 30। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 23।
ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 किस ऐतिहासिक मामले के दिशा निर्देशों पर आधारित है? ऑप्शन ए है निर्भया केस, सेकंड है शाहबानो केस, थर्ड है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, फोर्थ है मेनका गांधी केस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की प्रकृति क्या है? NCW यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन, इसकी प्रकृति क्या है? फर्स्ट है एक संवैधानिक निकाय, सेकंड है एक संविधिक निकाय, थर्ड है एक न्यायिक निकाय, फोर्थ है एक गैर सरकारी संगठन। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एक सांविधिक निकाय। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए है 982, ऑप्शन बी है 892, ऑप्शन सी है 912, ऑप्शन डी है 812। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 912। उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? फर्स्ट है कि बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करें, सेकंड है जो बालिकाएं हैं इनके विवाह के लिए सोना प्रदान करें, थर्ड है कि गिरते बाल लिंग अनुपात CSR को रोकना और महिला सशक्तिकरण, फोर्थ है ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि गिरते हुए जो बाल लिंगानुपात है उसको रोकना और महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट है कि पुलिस जांच में गठित SIT का सही अर्थ क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। नेक्स्ट है कि मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया? तो मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा को JP नड्डा ने जारी किया। किसने जारी किया? JP नड्डा ने जारी किया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है गोरखपुर, थर्ड है श्रावस्ती, फोर्थ है प्रयागराज। तो हमने पहले एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, वहीं प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, इसका पहले नाम इलाहाबाद था। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता BNS के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 378, ऑप्शन बी है धारा 379, ऑप्शन सी है धारा 303, ऑप्शन डी है धारा 420। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 303। नेक्स्ट है कि 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? फर्स्ट है US ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया ओपन, थर्ड है विंबलडन ओपन। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विंबलडन, ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, सेकंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, वहीं राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है राज्य वाला। वही देखो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, इसकी कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहीं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है, जिसकी कैपिटल है जयपुर। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है? फर्स्ट है बेसिक शिक्षा विभाग, सेकेंड है स्वास्थ्य विभाग, थर्ड है पुलिस विभाग, फोर्थ है परिवहन विभाग। ऑपरेशन कायाकल्प इनका संबंध है बेसिक शिक्षा विभाग से। किससे? बेसिक शिक्षा विभाग से। क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को अपनाकर धम्म की राह चुनी थी? यानी कि इसमें से वो कौन सा मौर्य शासक था जिसने कलिंग युद्ध किया और उसके बाद युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म की राह चुनी थी? फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य,
सेकेंड है बिंदुसार, थर्ड है अशोक और फोर्थ है दशरथ मौर्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक मौर्य शासक हैं जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था और उसके बाद उन्होंने इतना रक्तपात देखा कि युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह चुन ली। ठीक है। वहीं अशोक जो था ये बिंदुसार का पुत्र था और जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी और इन्होंने घनानंद को पराजित किया था। वहीं इनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त करता है। फर्स्ट है अनुच्छेद 14, सेकेंड है अनुच्छेद 15, थर्ड है अनुच्छेद 17, फोर्थ है अनुच्छेद 18। तो हमारा जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात करें तो अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है, यानी कि छुआछूत जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन, सेकेंड है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, थर्ड है हीरालाल शास्त्री, फोर्थ है निरपथ तुतेज। तो अगर भारत में श्वेत क्रांति की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। वहीं जो एम.एस. स्वामीनाथन है इन्हें हम हरी क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पांचवा, छठा, सातवां कि आठवां। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्यों में कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है राजस्थान। वहीं जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रुपया, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। फर्स्ट है क्षोभ मंडल, सेकेंड है समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ है बाहरी मंडल। तो अगर हम बात करें ओजोन परत की तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। नंबर 1 पर है क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यहाँ वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। सेकेंड होती है समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ वायुमंडल संबंधी कोई घटना नहीं होती, तो ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है और यहीं पे हमारी ओजोन परत पाई जाती है। थर्ड होता है मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर, यहाँ पे उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। चौथी होती है यान मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, यहाँ रेडियो तरंगे होती हैं। और लास्ट हमारी होती है बाहरी मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, सेकेंड है ग्रेगर जॉन मेंडल, थर्ड है हमारा लेमार्क और फोर्थ हमारा है अरास्तु। तो बताइए किसे हम मानते हैं आनुवांशिकी का जनक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य है। हमारे कृषि उत्पादन में एक होता है अधिशेष, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट हमारा है कि कुल उत्पादन जो बीज के काम आए। सेकेंड है कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त अनाज। थर्ड है केवल व्यापार के लिए उगाई गई फसलें और फोर्थ है वह अनाज जो सड़ गया हो। तो अगर हम कृषि उत्पादन में अधिशेष की बात करें तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो अनाज बच जाता है यानी कि वह अतिरिक्त अनाज ही क्या कहलाता है, अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कारक नगरीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी, के लिए बताना है सबसे अधिक उत्तरदायी कारण। फर्स्ट है केवल धार्मिक स्थलों की उपस्थिति, सेकेंड है कृषि का अभाव, थर्ड है व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास और फोर्थ हमारा है केवल जनसंख्या वृद्धि। तो अगर हम नगरीकरण की बात करें तो व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास ये नगरीकरण के लिए सबसे ज़्यादा है उत्तरदायी। क्या व्यापारिक गतिविधियां हैं वहाँ और उद्योग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनका विकास अच्छे से हुआ है इसीलिए नगरीकरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था। ऑप्शन ए है यूरोप और अमेरिका, सेकेंड है चीन और भूमध्य सागरीय देश यूरोप पश्चिमी एशिया,
थर्ड है भारत और अफ्रीका, फोर्थ है केवल उत्तर और दक्षिण भारत। तो अगर हम रेशम मार्ग की बात करें तो ये प्राचीन काल में चीन और भूमध्य सागरीय देश यूरोप और पश्चिमी एशिया के व्यापार का क्या था, प्रमुख माध्यम था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। फर्स्ट है 1972, सेकेंड है 1985, थर्ड है 1991 और फोर्थ है हमारा 2001। तो अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें तो 1972 1972 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट है कि नई सड़कों का निर्माण करें, सेकेंड है कि बिखरे हुए जो खेत हैं उनको एक जगह एकत्र करें, थर्ड है कि जंगल की कटाई रोकें और फोर्थ है केवल कर को वसूलना। तो बताइए उत्तर प्रदेश में चकबंदी का क्या होता है मुख्य उद्देश्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो बिखरे हुए खेत हैं उनको एक जगह एकत्र करना ही होता है चकबंदी। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, ये कहाँ आयोजित किया जाता है। फर्स्ट है मेरठ, सेकेंड है अलीगढ़, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है आगरा। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक की बात करें जो कि होता है सुलह कुल उत्सव, तो ये आयोजित किया जाता है आगरा में। कहाँ होता है, आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा में ही ताजमहल स्थित है, ठीक है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। और अलीगढ़ ये तालों के लिए फेमस है। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या है, सुलह कुल उत्सव। कहाँ आयोजित होता है, तो ये आगरा में आयोजित होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज यानी कि फ्लैग किन दो रंगों का है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फ्लैग है आधिकारिक रूप से तो वो किन दो कलर्स का है। फर्स्ट है लाल और नीला, सेकेंड है लाल और हरा, थर्ड है पीला और नीला, फोर्थ है सफ़ेद और नीला। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल और नीला। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज यानी फ्लैग जो है वो लाल और नीले रंग का है। कैसा है, लाल और नीले रंग का। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वे कौन सी विशेष इकाई है जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है। ऑप्शन ए है STF, सेकेंड है PAC, थर्ड है ATS, फोर्थ है SDRF। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ATS। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकेंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है मुख्यमंत्री, फोर्थ है राज्यपाल। तो बताइए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। प्रधानमंत्री कौन है भारत के, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट है न्यूयॉर्क 1945, सेकेंड है जेनेवा 1948, थर्ड है वियना 1955, फोर्थ है पेरिस 1946। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सिद्ध कान्हू, सेकेंड है टंडिया भील, थर्ड है भगवान बिरसा मुंडा, फोर्थ है बाबा साहेब अम्बेडकर। तो जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। फर्स्ट है थॉमस एल्वा एडिसन, सेकेंड है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थर्ड है गूगल एल्वामो मार्कोनी, फोर्थ है बेंजामिन फ्रैंकलिन।
तो बताइए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। वहीं थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी जा चुकी है। द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकेंड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड है नेल्सन मंडेला, फोर्थ है बराक ओबामा। तो अगर बात करें विंग्स ऑफ फायर की, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किसकी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। वही महात्मा गांधी की है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। 1918 के खेड़ा आंदोलन में भाग लिया। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। 1931 में इन्होंने साविनी अवज्ञा आंदोलन किया। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। ठीक है। और 1924 के इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के बेलगांव अधिवेशन में भी भाग लिया था। ठीक है। और इसने 1942 में डू और डाई, करो या मरो, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे नारे भी दिए थे। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का प्रमुख तरीका क्या है। यानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज आती है, तो इस पर बचने का क्या तरीका है। फर्स्ट है कि सभी पोस्ट शेयर करें। सेकेंड है कि स्रोतों की जांच करें। थर्ड है कि अधिक लाइक्स वाले पोस्ट पर विश्वास करें। फोर्थ है कि अनजान को फॉलो करें। तो अगर फेक न्यूज है सोशल मीडिया पर है, तो हमें स्रोतों की क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। ठीक है। हमें जांच करने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली थी। यानी भारत में जो महिला सशक्तिकरण है, इसको कौन से संवैधानिक रूप से मजबूती संशोधन के द्वारा मिली। फर्स्ट है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसी के द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जो हमने रसिया से लिए हैं, और वर्तमान में हमारे पास 11 हैं। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। थर्ड है 86वां संविधान संशोधन। फोर्थ है 91वां संविधान संशोधन। तो महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिली थी। कौन से। 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर है श्रावस्ती की। कहाँ की। श्रावस्ती की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि पीतल के बर्तन के लिए कौन फेमस है। ऑप्शन ए है अलीगढ़, सेकंड है फिरोजाबाद, थर्ड है मुरादाबाद, फोर्थ है सहारनपुर। तो अगर हम एक जनपद एक उत्पाद की बात करें, तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद फेमस है। कौन फेमस है। मुरादाबाद। वहीं अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। फर्स्ट है 2017, सेकेंड है 2018, थर्ड है 2019, फोर्थ है 2020। तो अगर हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करें, तो 2019 में की गई थी। किस वर्ष शुरुआत की गई थी। 2019 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे प्योली एक्सप्रेस कहते हैं। तो फर्स्ट है पीटी उषा, सेकेंड है हिमा दास, थर्ड है द्युति चंद्र, फोर्थ है साइना नेहवाल। तो हम सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, पीटी उषा। किसे कहा जाता है। पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 2002, 2005, 2008, 2010। तो भारत में अगर आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करें, तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, थर्ड है अनुच्छेद 32, फोर्थ है अनुच्छेद 44। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 है। ठीक है। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 19 वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने की है। नेक्स्ट है कि रेपो रेट का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट है कि जिस दर पर बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं।
सेकेंड है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है। थर्ड है कि जिस दर पर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है। और फोर्थ है कि जिस दर पर सरकार विदेशों से कर्ज लेती है। तो अगर हम बात करें रेपो रेट की, रेपो रेट का क्या अर्थ होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 अधिनियम के बाद 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसका लोगो है टाइगर विद पॉम ट्री। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है यकृत, सेकेंड है वृक्क, थर्ड है अग्न्याशय, फोर्थ है पित्ताशय। तो मानव शरीर में अगर इंसुलिन की बात करें तो इसका स्त्राव जो होता है ये अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अग्न्याशय द्वारा। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट 1932 किन के बीच में हुआ था। फर्स्ट है गांधी जी और लॉर्ड इरविन, सेकेंड है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी। तो बताइए 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट हमारा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। फर्स्ट है काली मिट्टी, सेकेंड है लाल मिट्टी, थर्ड हमारा है जलोढ़ मिट्टी, फोर्थ है लेटेराइट मिट्टी। तो अगर हम कपास की बात करें तो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। किसको? काली मिट्टी को। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। फर्स्ट है अटलांटिक महासागर, सेकेंड है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, फोर्थ है प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर होगा बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट है एडम स्मिथ, सेकेंड है लुका पेसियोली, थर्ड है अल्फ्रेड मार्शल, फोर्थ है कार्ल मार्क्स। तो अगर हम बात करें लेखांकन की तो लुका पेसियोली को लेखांकन का जनक माना जाता है। किसे? लुका पेसियोली को लेखांकन का जनक। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन, सेकेंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से होती है उत्तरदायी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है। फर्स्ट है कजरी, सेकेंड है सोहर, थर्ड है निर्गुण, फोर्थ है आल्हा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित जो गायन शैली है वो है कजरी। कौन सी है? कजरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है उच्च शिक्षा में सुधार, सेकेंड है कक्षा 3 तक पढ़ने अर्थगत समझने की क्षमता, थर्ड है डिजिटल शिक्षा का प्रसार, फोर्थ है शिक्षक प्रशिक्षण। तो निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कक्षा 3 तक पढ़ने यानी अर्थगत समझने की क्षमता ही निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से है संबंधित। फर्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980, सेकेंड है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, थर्ड है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, फोर्थ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो बताइए वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से है संबंधित। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। फर्स्ट है राजस्व संग्रह, सेकेंड है भूमि का सीमांकन, थर्ड है रिपोर्ट तैयार करना, फोर्थ है सभी। तो राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य होता है राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन, रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है अपराध रोकथाम और जांच, सेकेंड है कर संग्रह, थर्ड है सड़क यातायात नियंत्रण, फोर्थ है राजस्व संग्रह। तो पुलिस
अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराध को रोके और जांच करे, ये होता है पुलिस का मुख्य कार्य। नेक्स्ट है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? फर्स्ट है रक्षा मंत्रालय, सेकंड है गृह मंत्रालय, थर्ड है विदेश मंत्रालय, फोर्थ है वित्त मंत्रालय। तो भारत में अगर हम आंतरिक सुरक्षा के समन्वय की बात करें तो इसके लिए गृह मंत्रालय होता है उत्तरदायी। कौन सा होता है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, 14 नवंबर को, 24 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। तो हम जो राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे है ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती चिल्ड्रंस डे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 24 अक्टूबर को यूएन का स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? अब आपने सुना होगा कि ट्रोलिंग सब बहुत है कि वो ट्रोल हो गया, वो ट्रोल हो गया, तो होता क्या है? फर्स्ट है दोस्ती बढ़ाना, सेकंड है अपमानजनक कमेंट, थर्ड है फोटो शेयरिंग, फोर्थ है लाइक बढ़ाना। तो अगर हम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बात करें तो ट्रोलिंग मतलब होता है अपमानजनक कमेंट, ठीक है। एक दूसरे पर जब अपमानजनक कमेंट किए जाते हैं तो होता है मतलब बहुत ज़्यादा वो ट्रोल हो गया। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है? फर्स्ट है भारवी, सेकंड है कालिदास, थर्ड है बाणभट्ट, फोर्थ है जयदेव। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, और इस पर एक अब मूवी भी बन चुकी है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है कि आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया? फर्स्ट है विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा, सेकंड है केवल राजनीतिक अधिकार, थर्ड है सैन्य प्रशिक्षण, फोर्थ है व्यापार विकास। तो अगर बात करें आर्य महिला समाज की तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा के अधिकार में कार्य किया। किसमें? विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा। नेक्स्ट है कि भूपर्टी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थे समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने से कांपने की घटना को क्या कहते हैं? फर्स्ट है चक्रवात, सेकंड है भूकंप, थर्ड है सुनामी, फोर्थ है बाढ़। तो अचानक हिलने की घटना को कहते हैं भूकंप। घटना को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में किस राशि तक ऋण दिया जाता है? फर्स्ट है 50,000, सेकेंड है 50,000 से 5 लाख, थर्ड है 5 लाख से 10 लाख और फोर्थ है 10 लाख से अधिक। तो मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में अगर हम बात करें तो ये 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। कितना? 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार के पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट है कि मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? फर्स्ट है 11, सेकेंड है 7, थर्ड है 6, फोर्थ है 5। तो अगर हम बात करें मैदानी हॉकी की एक टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं मैदान में। कितने? 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर भारत के पूछा है किस शैली का प्रयोग मंदिरों में। फर्स्ट है द्राविड़ शैली, सेकेंड है नागर शैली, थर्ड है बेसर शैली, फोर्थ है हमारा पंचायतन शैली। तो उत्तर भारत के मंदिर के नागर शैली में होते हैं, ठीक है। कौन सी शैली में? नागर शैली में। नेक्स्ट है कि विख्यात भारत माता मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो बताइए, भारत माता मंदिर बहुत फेमस है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए है वाराणसी, सेकेंड हमारा है लखनऊ, थर्ड हमारा है मेरठ, फोर्थ है प्रयागराज। तो भारत माता मंदिर है, बहुत ही फेमस है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ है? बनारस में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंगोल आक्रमणों को किसने सफलतापूर्वक रोका था? फर्स्ट है इब्राहिम लोदी, सेकेंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है बलबन, फोर्थ है रजिया सुल्तान। तो अगर हम मंगोल आक्रमणों की बात करें तो इसको सफलतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने रोका था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसको मारकर, जो कि इसका चाचा था अलाउद्दीन खिलजी, 1296 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है, और इसने इसकी बेटी से अब विवाह कर लिया था।
वहीं इब्राहिम लोदी जो थे को 1526 में जो था वो बाबर ने हराया था और इनको हराकर ही पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बलबन जो था और रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासक थी। ये गुलाम वंश से संबंधित थी और बलबन भी गुलाम वंश से था। बलबन ने ही सिजदा और पबोस की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फर्स्ट है कंचनजंगा, सेकंड है माउंट एवरेस्ट, थर्ड है नंदा देवी, फोर्थ है धौलागिरी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। फर्स्ट है संसद के सदस्य, सेकंड है निर्वाचक मंडल, थर्ड है राज्यसभा, फोर्थ है लोकसभा। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव ये निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था है तो जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, तो वो कैसी होती है? बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है एम्पियर। एम्पियर ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मध्य प्रदेश की भोपाल, गोवा की पणजी, कर्नाटक की है बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि निर्यात से देश को सबसे अधिक बड़ा लाभ क्या होता है? फर्स्ट है घरेलू खपत बढ़ती है, सेकेंड है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, सेकेंड है आयात कम हो जाता है, फोर्थ है करों में कमी होती है। तो अगर निर्यात से देश का सबसे बड़े लाभ की बात करें तो ये है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, निर्यात से क्या होता है? देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण को हमें कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई? फर्स्ट है रामसर कॉन्वेंशन, सेकेंड है नगोया प्रोटोकॉल, थर्ड है क्योटो प्रोटोकॉल, फोर्थ है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन के कारण को कम करने के लिए 1997 में हमें क्योटो प्रोटोकॉल की संधि अपनाई गई थी। नेक्स्ट है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है संबंधित? ऑप्शन ए है ब्रजमंडल, सेकंड है बुंदेलखंड, थर्ड है अवध, फोर्थ है पूर्वांचल। तो चरकुला नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल क्षेत्र से है संबंधित। कहाँ से? ब्रजमंडल से। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? फर्स्ट है इलाहाबाद, सेकेंड है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, थर्ड है राजश्री टंडन, फोर्थ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पोटाश लवण किन जिलों में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो पोटाश लवण किन जिलों में होता है? फर्स्ट है इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र, सेकेंड है लखनऊ, कानपुर, थर्ड है गोरखपुर, आजमगढ़, फोर्थ है मेरठ, सहारनपुर। तो पोटाश लवण उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है? तो इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र, इनमें होता है पोटाश लवण। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूलेख योजना। किसके अंतर्गत किया गया? भूलेख योजना। नेक्स्ट है कि बीएनएस धारा 69 किससे संबंधित है? तो 69 धारा ये धोखे से यौन संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है 2016 को उरी हमले के पीछे किस संगठन का हाथ था? यानी कि सितंबर 2016 में जो उरी हमला हुआ था जिसपे मूवी भी बनी है, तो इस पे किसके पीछे हाथ था? तो ये जैश ए मोहम्मद का हाथ था। किसका था? जैश ए मोहम्मद। नेक्स्ट है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके? रूजवेल्ट की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? फर्स्ट है महासभा, सेकेंड है सुरक्षा परिषद, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फोर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है पूछा है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। जबकि महासभा,
सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब सुरक्षा परिषद, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हैग नीदरलैंड में मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं। अंग नहीं पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट है एडिसन, सेकंड है गैलीलियो, थर्ड है जोहान्स गुटेनबर्ग, फोर्थ है न्यूटन। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? फर्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सेकंड है प्रेमचंद, थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अगर हम बात करें आनंद मठ की, तो ये उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। किसने आनंद मठ लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, प्रेमचंद की गोदान है, गवन है, निर्मला है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, दो बेलों की कथा है। ठीक है, बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई? आप रोज डेली फेसबुक चलाते होंगे, तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट है 2002, सेकंड है 2004, थर्ड है 2006, फोर्थ है 2008। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन से है संबंधित? फर्स्ट है 101वां संशोधन, सेकंड है 105वां संशोधन, 105वां संशोधन, थर्ड है 106वां संशोधन, फोर्थ है 108वां संशोधन। तो अगर हम बात करें नारी शक्ति बंधन अधिनियम की, तो ये 106वें संशोधन से संबंधित है। कौन से? 106वें संशोधन से। नेक्स्ट है कि आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है? यानी आपदा से पहले चेतावनी दी जाती है, इसका साधन क्या है? फर्स्ट है रडार, सेकंड है उपग्रह, थर्ड है बैरोमीटर, फोर्थ है सभी। तो आपदा से पूर्व जो चेतावनी है, इसका साधन सभी हैं, यानी कि रडार भी है, बैरोमीटर भी है और उपग्रह भी है। नेक्स्ट है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? जो पीएम कुसुम योजना है, इसका संबंध किससे है? फर्स्ट है मुक्त बीज वितरण, सेकंड है सौर पंपों नवीकरणीय ऊर्जा, थर्ड है ड्रिप सिंचाई, फोर्थ है पशुपालन ऋण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो पीएम कुसुम योजना का संबंध सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा से है। ठीक है, किससे? सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा से। नेक्स्ट है कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस कार्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है? यानी कि जनगणना के जो आंकड़े हैं, इनका उपयोग किस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं? फर्स्ट है न्यायिक निर्णय, सेकंड है विकास योजनाओं के निर्माण में, थर्ड है कर वसूली में, फोर्थ है राजनीतिक प्रचार में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास योजनाओं के निर्माण में। ठीक है, जनगणना के जो आंकड़े हैं, इनका उपयोग हम विकास योजनाओं के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है कि पीवी सिंधु किस खेल से है संबंधित? पीवी सिंधु का खेल बताना है। फर्स्ट है टेबल टेनिस, सेकंड है लॉन टेनिस, थर्ड है बैडमिंटन और फोर्थ हमारा है स्क्वैश। तो बताइए पीवी सिंधु। तो सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है कि असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? तो असम का जो कामाख्या मंदिर है, बहुत फेमस है। यहाँ पे एक मेला लगता है, तो उसका हमें नाम बताना है। फर्स्ट है बिहू मेला, सेकेंड है अम्बुबाची मेला, थर्ड है हॉर्नबिल मेला, फोर्थ है लोसार मेला। तो असम का जो कामाख्या मंदिर है, इसमें अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा? अम्बुबाची मेला। ठीक है, असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला अम्बुबाची मेला है। वहीं बिहू मेला भी असम में ही लगता है। हॉर्नबिल मेला और लोसार मेला कहाँ लगता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कई बार मैं इनके बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो गांधी जी थे, इन्होंने हमारे एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वही बताना है कौन सा है। फर्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन 1917, सेकेंड है बेलगाम अधिवेशन 1924, थर्ड है हरिपुरा अधिवेशन 1938, फोर्थ है लाहौर अधिवेशन 1929।
तो गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन 1924 के एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। फर्स्ट है एंडीज, सेकेंड है हिमालय, थर्ड है रॉकी, फोर्थ है आल्पस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट है कि करों में वृद्धि होना, सेकेंड है विदेशी निवेश को कम करना, थर्ड है आर्थिक विकास को गति देना, फोर्थ है मुद्रा की आपूर्ति घटाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक विकास को गति देना। घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को क्या देना, गति देना। नेक्स्ट है कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। फर्स्ट हमारा है प्रथम नियम, सेकेंड है द्वितीय नियम, थर्ड है तृतीय नियम, फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर? तृतीय नियम पर। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है। फर्स्ट है भारत के राष्ट्रपति, सेकेंड है भारत की संसद, थर्ड है भारत के प्रधानमंत्री, फोर्थ है संघीय वित्त मंत्री। तो भारत की जो संचित निधि है उससे धन निकालने के लिए किसका है अनुमोदन अनिवार्य। तो ये है भारत की संसद का। किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि स्वायत्त रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो स्वायत्त रक्त कण का प्रमुख कार्य पूछा है। फर्स्ट है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सेकेंड है पोषक तत्वों का वहन करना, थर्ड है रोगों से रक्षा करना, फोर्थ है रक्त का थक्का जमाना। तो स्वायत्त रक्त कण का प्रमुख कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। क्या होता है? रोगों से रक्षा करना होता है। नेक्स्ट है कि कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य है कि नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना। क्या करना? नई तकनीकी जो जानकारियां हैं वो देना। नेक्स्ट है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। नेक्स्ट है कि नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट है बेहतर अस्पताल, सेकेंड है प्रदूषण और भीड़ भाड़, थर्ड है पौष्टिक आहार, नेक्स्ट है चिकित्सा तकनीक। तो अगर हम बात करें नगरीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण, तो ये है प्रदूषण और भीड़ भाड़ होना। क्या होना? प्रदूषण और भीड़ भाड़ होना। नेक्स्ट है सौर मंदिर किस स्थान पर है। फर्स्ट है महाबलीपुरम, सेकेंड है तंजावुर, थर्ड है मदुरै, फोर्थ है कांचीपुरम। तो अगर सौर मंदिर की बात करें तो ये महाबलीपुरम स्थान पर है। कहाँ है? महाबलीपुरम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। फर्स्ट है जनपद स्तर पर, सेकेंड है राज्य स्तर पर, थर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर, फोर्थ है ब्लॉक स्तर पर। तो अगर हम केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें तो ये कार्य करता है जनपद स्तर पर। किस पर कार्य करता है? जनपद स्तर पर करता है। नेक्स्ट है दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। फर्स्ट है सीमेंट, सेकेंड है चीनी, थर्ड है कागज, फोर्थ है उर्वरक। तो दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं। तो ये उत्पादित करते हैं सीमेंट। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। फर्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, सेकेंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, थर्ड है भारतीय सैन्य अकादमी, फोर्थ है दिल्ली पुलिस मुख्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होता है।
नेक्स्ट है गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन, वंदना शिवा। तो गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक थे संपत पाल। कौन थे? संपत पाल। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने समय पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता? फर्स्ट है 6 महीने, सेकेंड है 1 वर्ष, थर्ड है 2 वर्ष, फोर्थ है 5 वर्ष। तो कितने महीने नहीं कर सकता? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष। कितने महीने नहीं कर सकता? 1 वर्ष तक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? वे कौन थे? फर्स्ट है पंडित रविशंकर, सेकेंड है उस्ताद निसार हुसैन खां, थर्ड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, फोर्थ है उस्ताद रशीद अहमद। बताइए उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में किया था प्रारंभ। किसकी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है लखनऊ योजना का संबंध है। तो लखनऊ योजना का संबंध ऑप्शन ए है आवास विकास से है, सेकेंड है शिक्षा प्रसार से है, थर्ड है परिवहन विकास से है, फोर्थ है खाद्य सुरक्षा से है। तो लखनऊ योजना का संबंध परिवहन विकास से है। किससे है? परिवहन विकास से है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में कि मेरठ में? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है ये लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, बिहार के पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल और उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? नास्तिकतावाद पर, एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेववाद पर? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत ये एकेश्वरवाद पर है आधारित। किस पर है? एकेश्वरवाद पर है आधारित। नेक्स्ट है कि इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा नहीं लगाता? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की कोई नहीं। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के साथ तो उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, जबकि राजस्थान और हरियाणा की सीमा लगती है। नेक्स्ट है कि किस वस्तु के नमूने को खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कि कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, विसरण की विकिरण? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजन, AK सिंह, अमिताभ कांत? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है कौन से जिले में? गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ की गोरखपुर? तो अगर हम बात करें दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है तो ये बलिया में लगता है। कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ होती है? नाक में, घुटने में, कान में कि उंगली में? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, कान में होती है। कहाँ होती है ये? कान में होती है स्टेपिस।